नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये डेली आप लोगों के बाल विकास की क्लास होती है। बाल विकास की आज हम लोगों की 7वीं क्लास है यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए। खास तौर पे सी टेट के लिए जो सी टेट का एग्ज़ाम 31 जनवरी 2021 को होना निर्धारित किया गया है, उसके लिए आपके यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे बाल विकास की क्लास, साथ ही साथ हिंदी की क्लास जो कि दोपहर में दी जाती है, और सामाजिक विज्ञान से संबंधित हिस्ट्री की क्लास 5-6 क्लास आप लोगों को दी जा चुकी है, और ज्योग्राफी की भी 2 क्लास चल चुकी है। ठीक साथियों, तो ये आप लोगों का स्नेह हमेशा यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे बना रहे, जिससे कि हमें एक नई ऊर्जा मिलेगी आप लोगों के साथ मेहनत करने के लिए। और क्लास जो आप लोगों को दी जाती है उसमें बेहतर कंटेंट के साथ आप लोगों को सारी चीज़ें दी जाती हैं। आप लोग क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करिए, जिससे और भी ज़रूरतमंद लोगों तक हमारी ये क्लास पहुँच सके। ठीक साथियों, तो हम लोग बाल विकास की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोगों की 7वीं क्लास है। बाल विकास के चैप्टर में हम लोग सब्जेक्ट में हम लोग शारीरिक विकास की बात कर रहे थे। अवस्थाओं को हम लोग पढ़े थे, किशोरावस्था की बात किए थे हम लोग, साथ ही साथ बाल्यावस्था और शैशवावस्था, अर्थात शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था की बात हम लोग किए थे। उसके बाद हम लोग शारीरिक विकास की बात कर रहे थे। किसकी? शारीरिक विकास की हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो साथियों, शारीरिक विकास की अगर बात किया जाए तो शारीरिक विकास में भी हम लोग शैशवावस्था में शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है इसकी हम लोग बात कर लिए थे। अब हम लोग बाल्यावस्था में शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है उसकी चर्चा करेंगे। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो साथियों, बाल्यावस्था में शारीरिक विकास की अगर बात किया जाए तो बाल्यावस्था जीवन का एक अनोखा काल होता है। बाल्यावस्था जीवन का एक अनोखा काल होता है। ये अवस्था 6 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। बाल्यावस्था की अवस्था जो मानी जाती है वो 6 से 12 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था की श्रेणी में रखा गया है। साथ ही साथ साथियों, अगर हम लोग बात करें तो बाल्यावस्था में प्रथम 3 वर्ष अर्थात 6 से 9, बाल्यावस्था में प्रथम 3 वर्ष अर्थात 6 से 9 वर्ष के बीच शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है, और साथ ही साथ बाद के 3 वर्षों में इस विकास में स्थिरता आ जाती है। 6 से 9 वर्ष में बहुत तेज़ी से शारीरिक विकास होता है बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में 3 वर्षों तक अर्थात 6 से 9 वर्ष की उम्र तक बहुत तेज़ी से विकास होता है। उसके बाद के 3 वर्षों में तीव्र गति से विकास होता है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो थोड़ा सा धीमा हो जाता है। उसके बाद थोड़ा सा विकास स्थिर हो जाता है। साथियों, बाल्यावस्था में कुछ होने वाले प्रमुख शारीरिक परिवर्तन होते हैं जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बाल्यावस्था में कुछ प्रमुख शारीरिक परिवर्तन होते हैं जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग भार के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में? भार के बारे में। तो भार के बारे में साथियों जो हम लोग चर्चा करेंगे कि बाल्यावस्था में भार का शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है। तो साथियों, बाल्यावस्था में भार का शारीरिक विकास, बालक में भार में पर्याप्त वृद्धि होती है। बालक के अंदर भार में पर्याप्त मात्रा में वृद्धि पाई जाती है। साथ ही साथ 9 या 10 वर्ष की आयु तक बालकों की भार बालिकाओं से अधिक होती है। 9 या 10 वर्ष तक की अगर बात किया जाए, बालकों में बालिकाओं के हिसाब से बालिकाओं की तुलना में अगर देखा जाए तो भार ज़्यादा पाया जाता है। ठीक साथियों, साथ ही साथ अगली बात अगर करें तो इसके बाद बालिकाओं का भार अधिक होना प्रारंभ हो जाता है। अर्थात 9 से 10 वर्ष की बाल्यावस्था में भार की अगर बात किया जाए कि शारीरिक विकास, तो बालकों में 9 और 10 वर्ष की अवस्था में बात किया जाए तो बालकों में बालिकाओं की तुलना में भार बालकों का ज़्यादा होता है। लेकिन उसके बाद की अवस्था जो होती है 9 वर्ष के बाद की,
तो उसमें बालिका के तुलना में बालक का भार कम होना शुरू हो जाता है, बालिकाओं का भार ज़्यादा हो जाता है। ठीक, चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। मैंने आपसे बताया कि इस अवस्था में भार काफ़ी तीव्र मात्रा में बढ़ना शुरू होता है और यह अवस्था जो होती है यह 6 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। यह अवस्था जो 6 से 12 वर्ष में तक मानी जाती है, इसमें 9 या 10 वर्ष की आयु में बालकों का भार 9 या 10 वर्ष की आयु में बालकों का भार बालिकाओं की तुलना में अधिक होता है। 9 या 10 वर्ष की आयु में बालकों का भार बालिकाओं की तुलना में अधिक होता है। लेकिन अगर 9 या 10 वर्ष के बाद की उम्र की बात किया जाए, 9 या 10 वर्ष के बाद की उम्र की अगर बात किया जाए तो बालिकाओं का भार बालकों की तुलना में अधिक होना शुरू हो जाता है। ठीक, ये बहुत ही माइनर डिफरेंस है, बहुत टेक्निकल डिफरेंस है, इसे चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। फिर से मैं बता रहा हूँ कि 9 या 10 वर्ष की तुलना में 9 या 10 वर्ष की उम्र में अगर देखा जाए तो बालकों का भार, किसका, बालकों का भार बालिकाओं की तुलना में अधिक होता है। अर्थात 9 या 10 वर्ष की उम्र तक बालिकाओं से बालक का भार अधिक होता है। लेकिन जैसे ही 10 वर्ष की उम्र को बालक क्रॉस करता है और बालिका क्रॉस करती है तो उसके बाद बालक का भार बालिका की तुलना में कम हो जाता है। ठीक, जस्ट अपोजिट की बात यहाँ की जा रही है। ठीक साथियों, और अगली बात हम लोग लंबाई की करेंगे। दूसरी बात हम लोग लंबाई की करेंगे। लंबाई की अगर बात किया जाए साथियों तो बाल्यावस्था में शरीर की लंबाई कम बढ़ती है। बाल्यावस्था में अगर बात किया जाए तो शरीर की लंबाई कम बढ़ती है। ठीक साथियों, अगली बात अगर करें तो इन सब वर्षों में लंबाई 2 या 3 इंच ही बढ़ती है। ये जो सब वर्ष होते हैं इन सभी वर्षों में 2 या 3 इंच ही लंबाई बढ़ पाती है। कितना, 2 या 3 इंच ही लंबाई बढ़ती है। ठीक साथियों, 2 या 3 इंच ही लंबाई इसमें बढ़ने का काम होता है। अब इसके बाद अगर हम लोग हड्डियों की बात करें, तीसरी बात हम लोग हड्डियों की करेंगे। किसकी बात करेंगे, हड्डियों का विकास किस प्रकार से होता है। तो साथियों अगर हड्डियों की बात करें तो बाल्यावस्था में प्रथम 4 या 5 वर्ष में हड्डी की संख्या में वृद्धि होती है। बाल्यावस्था में प्रथम 4 या 5 वर्ष में हड्डी की संख्या में काफ़ी वृद्धि होती है। लेकिन अगर बात किया जाए तो 10 से 12 वर्ष की आयु में हड्डियों का दृढ़ीकरण होता है। अर्थात 10 से 12 वर्ष की उम्र में हड्डियों का मजबूत होना शुरू हो जाता है। बात करें हम लोग कि जो हड्डियों का विकास बाल्यावस्था में होता है, हड्डियों का शारीरिक विकास बाल्यावस्था में जो होता है वो प्रथम 4 या 5 वर्ष में, कब, प्रथम 4 या 5 वर्ष में अगर देखा जाए तो हड्डियों का विकास काफ़ी तेज़ी से होता है। लेकिन जैसे ही 10 या 12 वर्ष की उम्र की अवस्था में 10 या 12 वर्ष की अवस्था में जैसे ही आते हैं तो हड्डियों का दृढ़ीकरण होता है। दृढ़ीकरण अर्थात मजबूतीकरण। हड्डियाँ उस समय बढ़ती नहीं हैं बल्कि मजबूत होने का काम होती हैं। हड्डियाँ उस दौरान बढ़ती नहीं हैं बल्कि मजबूत होने का काम होती हैं। ठीक साथियों, अगली बात हम लोग करेंगे दांत की। अगली बात हम लोग दांत की करेंगे। ठीक साथियों, अगर दांत की बात किया जाए तो बाल्यावस्था के आरंभ में दूध के दांत गिरने लगते हैं। बाल्यावस्था के आरंभ की अगर बात किया जाए तो बाल्यावस्था के आरंभ में दूध के दांत गिरने शुरू हो जाते हैं। ठीक है साथियों, उसके बाद अगर बात करें तो और उनके स्थान पर अस्थायी दांत निकलने लगते हैं। बाल्यावस्था की अवस्था में दूध के दांत गिरने शुरू हो जाते हैं और वो जो दूध के दांत गिरने शुरू हो जाते हैं उनके स्थान पर अस्थायी दांत, जो फिक्स दांत होते हैं अर्थात जो पत्थरों के फिक्स दांत उगते हैं वो उगना शुरू हो जाते हैं। ठीक साथियों, और अगली बात करें अगर तो 10 से 12 वर्ष की आयु में 10 से 13 वर्ष की अवस्था तक सभी अस्थायी दांत निकल आते हैं। जब बालक की अवस्था या बालिका की अवस्था 10 से 13 वर्ष की अवस्था जब हो जाती है तो उस दौरान जितने भी अस्थायी दांत होते हैं वो सभी अस्थायी दांत उगाते हैं। 12 से 13 वर्ष की अवस्था तक, सॉरी मैं 10 से 13 बोला था, तो 10 से 13 नहीं, 12 से 13 की अवस्था में, 12 से 13 वर्ष की बाल्यावस्था की अवस्था में अगर बात किया जाए तो जो भी दांत, जितने भी अस्थायी दांत होते हैं वो सभी उग जाते हैं। ठीक साथियों, अगली बात करें हम तो मांसपेशियों की बात करेंगे। मांसपेशियों की बात करेंगे।
मांसपेशियों की अगर बात करें तो साथियों मांसपेशियों का भार 8 वर्ष तक कुल भार का 27% होता है। बहुत टेक्निकल बात है। बाल्यावस्था में अगर मांसपेशियों के विकास की बात किया जाए तो बाल्यावस्था में मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भार का 27% होता है। कितना? शरीर के टोटल भार का 27% होता है। कितना? 27%। मांसपेशियों की अगर बात किया जाए तो जब बाल्यावस्था में शारीरिक विकास के दौरान मांसपेशियों का विकास होता है तो जितना भी बालक या बालिका का भार होता है, बालक या बालिका का जितना भार होता है उस दौरान मांसपेशियों का मांसपेशियों के अगर भार की बात किया जाए तो टोटल शरीर का 27% भार मांसपेशियों का होता है। साथ ही साथ साथियों बालिकाओं की मांसपेशियां बालकों की अपेक्षा अधिक विकसित होती हैं। जो बालिकाओं की मांसपेशियां होती हैं, बालिकाओं की मांसपेशियां वो अगर बालकों की तुलना में देखा जाए तो अधिक विकसित होती हैं। बालिकाओं की मांसपेशियां जो होती हैं बालकों की तुलना में अधिक विकसित होती हैं। ठीक साथियों, अगली बात हम लोग करेंगे अन्य अंगों का विकास किस प्रकार से होता है। अन्य अंगों का विकास। अन्य अंगों का विकास किस प्रकार से होता है। साथियों हम लोग अन्य अंगों की बात करेंगे तो बाल्यावस्था में मस्तिष्क आकार और तौल की दृष्टि में पूर्ण विकसित हो जाता है। बाल्यावस्था में अगर मस्तिष्क की बात करें तो बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास, मस्तिष्क के विकास की बात करें तो मस्तिष्क आकार और तौल की दृष्टि से पूर्ण हो चुका होता है। मतलब मस्तिष्क का जो आकार होता है और जो भार होता है ये पूरा अपना सही रूप ले लेता है जितना उसको चाहिए होगा। ठीक साथियों, अगली बात अगर करें तो बाल्यावस्था में सिर के आकार में क्रमशः परिवर्तन होता रहता है। इस अवस्था में बच्चों के लगभग सभी अंगों का पूर्ण विकास हो चुका होता है। बाल्यावस्था में बच्चों के शारीरिक अंग जो भी होते हैं उन सभी अंगों का सही और समुचित तरीके से विकास हो चुका होता है। कब? बाल्यावस्था की अगर बात किया जाए। ठीक साथियों, अगली बात करें तो वह अपनी शारीरिक गति पर नियंत्रण रखना सीख भी जाते हैं। जो भी बाल्यावस्था में बालक या बालिका होते हैं वो अपनी शारीरिक अंग जो होते हैं उनके नियंत्रण की चीज़ें भी वो सीख चुके होते हैं कि हमें अपने अंगों का किस प्रकार से नियंत्रण करना है। ठीक साथियों, अगली बात हम करेंगे कि किशोरावस्था में शरीर का विकास किस प्रकार से होता है। हम लोग बाल्यावस्था में शरीर का विकास किस प्रकार से होता है इसे हम लोग पढ़े। शैशवावस्था में शरीर का विकास किस प्रकार से होता है इसे भी हम लोग जाने। अब हम लोग जानेंगे कि किशोरावस्था में शरीर का विकास किस प्रकार से होता है। बहुत ही अच्छे से बिल्कुल एक एक चीज़ें डिस्क्राइब करते हुए चीज़ें यहाँ आपको बताई जा रही हैं। किशोरावस्था में शरीर का विकास किस प्रकार से होता है। साथियों अगर किशोरावस्था की बात करें तो 13 से 21 वर्ष की अवस्था लगभग किशोरावस्था में मानी जाती है। 13 से 21 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था की श्रेणी में रखा जाता है। तेरह से 21 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था की श्रेणी में रखा जाता है। साथियों जो उत्तर बाल्यावस्था की समाप्ति से प्रारंभ होती है, किशोरावस्था जो है यह उत्तर बाल्यावस्था की समाप्ति के बाद किशोरावस्था का प्रारंभ शुरू हो जाता है। साथ ही साथ साथियों शारीरिक विकास की दृष्टि से यह अवस्था अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। अच्छा, इसका कारण क्या है? कारण यह है कि किशोरावस्था की समाप्ति तक बालक और बालिका पूर्ण शारीरिक परिपक्वता प्राप्त कर चुके होते हैं। जैसे किशोरावस्था की समाप्ति होती है तब तक बालक और बालिका अपनी शारीरिक परिपक्वता को प्राप्त कर चुके होते हैं। साथ ही साथ साथियों अगर अगली बात करें हम लोग तो किशोरावस्था में भी कुछ प्रमुख शारीरिक परिवर्तन किस प्रकार से होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो किशोरावस्था में लंबाई में वृद्धि किस प्रकार से होती है। लंबाई में वृद्धि, किशोरावस्था में लंबाई में वृद्धि की बात करेंगे।
साथियों अगर लंबाई में वृद्धि की बात करें किशोरावस्था में तो लंबाई में वृद्धि की बात करें साथियों तो किशोरावस्था में संभवतः यह देखा जाता है, किशोरावस्था में संभवतः यह देखा जाता है कि बाल्यावस्था के पश्चात बालिकाएं अपनी आयु के बालकों से लंबाई में अधिक होने लगती हैं। बाल्यावस्था के बाद बालिकाएं अपनी आयु के बाल्यावस्था के बाद बालिकाएं जो होती हैं अपने आयु के बालकों से ज़्यादा लंबी होने लगती हैं। ठीक साथियों, साथ ही साथ बात करें लेकिन पूर्ण किशोरावस्था के समाप्त होते होते लड़के अपने आयु की लड़कियों की लंबाई से लंबे हो जाते हैं। जैसे किशोरावस्था समाप्त होती है, जैसे ही किशोरावस्था समाप्त होती है वैसे ही बालक अपनी उम्र की बालिकाओं से लंबाई में अधिक बड़े हो जाते हैं। ठीक, फिर से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि बाल्यावस्था के पश्चात बालिकाएं अपनी आयु के बालकों से, बाल्यावस्था के पश्चात जैसे बाल्यावस्था समाप्त हो जाती है उसके बाद बालिकाएं अपने उम्र के बालकों की अगर बात करें तो अपने उम्र के बालकों से उनकी लंबाई अर्थात बालिकाओं की लंबाई अधिक होती है। लेकिन जैसे ही किशोरावस्था की समाप्ति होती है, जैसे ही किशोरावस्था की समाप्ति होती है वैसे ही अगर बालकों की बात करें तो अपने उम्र की बालिकाओं से बालकों की लंबाई अधिक दिखने लगती है। ठीक साथियों, अगली बात करें तो अध्ययन के द्वारा यह भी देखा गया है कि बालक 14 वर्ष की आयु तक अपनी लंबाई का केवल 57% ही वृद्धि कर पाता है। बालक की अगर बात करें, काफ़ी अध्ययन में यह पाया गया है कि बालक 14 वर्ष की अवस्था तक अपनी संपूर्ण लंबाई का सिर्फ 57% ही विकास कर पाता है। शारीरिक विकास लंबाई की बात करें तो बालक अपनी 14 वर्ष की अवस्था तक बालक अपनी संपूर्ण लंबाई का सिर्फ 57% ही विकास कर पाता है। लेकिन अगर यहीं पे हम लोग बालिकाओं की बात करें तो बालिकाएं तब तक 14 वर्ष की अवस्था तक अगर देखा जाए तो अपनी लंबाई का लगभग 90% प्राप्त कर लेती हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे हम दिखाते हैं कि बालक जो होते हैं ये 14 वर्ष की अवस्था तक अपनी संपूर्ण लंबाई का 57% पूरा कर चुके होते हैं। ठीक, लेकिन अगर यही बालिकाओं की बात किया जाए तो बालिकाएं 14 वर्ष की अवस्था तक अगर बात किया जाए तो ये अपनी संपूर्ण लंबाई का 90% लंबाई पूरा कर चुकी होती हैं। बालक 14 वर्ष की अवस्था तक 57% संपूर्ण लंबाई का पूरा कर चुके होते हैं और अगर बालिकाओं की बात करें तो अपनी संपूर्ण लंबाई का 90% लंबाई ये प्राप्त कर चुकी होती हैं 14 वर्ष की अवस्था तक। ठीक साथियों, यह लगभग 18 वर्ष के पश्चात लड़कियों की लंबाई की वृद्धि रुक जाती है। लड़कियों की अगर लंबाई की वृद्धि की बात किया जाए तो लगभग 18 वर्ष की आयु के बाद लड़कियों की लंबाई की वृद्धि कम हो जाती है या बंद हो जाती है, रुक जाती है। ठीक साथियों, ये हम लोग किशोरावस्था में लंबाई में वृद्धि किस प्रकार से होता है हम लोग इसकी चर्चा किए। अगली बात करेंगे किशोरावस्था में भार में वृद्धि किस प्रकार से होती है। भार में अगर वृद्धि की बात करें साथियों किशोरावस्था में तो शरीर भार में वृद्धि सबसे अधिक किशोरावस्था में ही होती है। शरीर की अगर बात किया जाए, शरीर के भार की, वेट की अगर बात किया जाए तो सबसे अधिक भार की वृद्धि किशोरावस्था में ही होती है। किसी भी बालक या बालिका की अगर बात करें तो शरीर में सबसे ज़्यादा भार में वृद्धि किशोरावस्था में ही पाई जाती है। साथ ही साथ साथियों हम लोग यह बात करें कि ऐसा क्यों होता है तो बालक व बालिका के भार में वृद्धि में थोड़ा सा अंतर रहता है। बालक और बालिका के अगर भार की बात किया जाए तो बहुत ही माइनर डिफरेंट होता है, बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। साथ ही साथ 11 से 14 वर्ष के बीच की बालिकाओं का वजन समान आयु के लड़कों से अधिक होता है। 11 से 14 वर्ष के बीच की जो लड़कियां होती हैं या बालिकाएं होती हैं उनका वजन समान आयु के लड़कों से अधिक होता है। 11 से 14 वर्ष की उम्र की अगर बात करें, 14 वर्ष की उम्र की बालिकाओं की अगर बात करें तो इनका वजन 11 से 14 वर्ष के जो बालक होंगे, ठीक,
बालिकाओं का वजन 11 से 14 वर्ष के बालकों के वजन से अधिक होगा। किसका? बालिकाओं का। 11 से 14 वर्ष की अगर उम्र की बात, बालिकाओं की बात किया जाए तो समान उम्र अर्थात 11 से 14 वर्ष के बालकों की उम्र, दोनों के समान उम्र के बालक और बालिकाओं के अगर उम्र की तुलना किया जाए तो इस दौरान बालिकाओं का उम्र अधिक पाया जाएगा। किसका उम्र? बालिकाओं का उम्र अधिक पाया जाएगा। लेकिन अगर बात किया जाए यहीं पे 15 वर्ष के बाद बालक बालिकाओं की अपेक्षा भार में अधिक हो जाते हैं। 15 वर्ष के, अगर यहीं 11 से 14 की बात किया गया है, अगर यहीं 15 वर्ष के बाद की अगर बात किया जाए तो लड़कियों की अपेक्षा में बालक का भार अधिक होगा। 15 वर्ष के बाद की अगर वेट किया जाएगा बालक और बालिकाओं का समान उम्र की, तो बालक का भार बालिकाओं के भार से अधिक हो जाएगा। ठीक साथियों, ये हम लोग बात किए। अगला बात हम लोग करेंगे शारीरिक अंगों का अनुपात। अगली बात हम लोग करेंगे किशोरावस्था में शारीरिक अंगों का अनुपात। क्या बात करेंगे हम लोग? शारीरिक अंगों का अनुपात। शारीरिक अंगों का अनुपात। शारीरिक अंगों के अगर अनुपात की बात किया जाए साथियों, तो किशोरावस्था में पूर्ण शारीरिक विकास होने के कारण लगभग शरीर के सभी अंग अनुपात में आ जाते हैं। किशोरावस्था में पूर्ण शारीरिक विकास जब हो जाता है तो पूर्ण शारीरिक विकास होने के कारण लगभग शरीर के जितने भी अंग होते हैं ये सभी अपने अनुपात में आ जाया करते हैं। तो अगर देखा जाए जैसे कि सिर हुआ, मुंह हुआ, भुजाएं हुई, पैर तथा धड़ हुआ, सभी शारीरिक अवयव जो हैं समुचित अनुपात ग्रहण कर लेते हैं। इसके पश्चात किशोर प्रौढ़ आकृति ग्रहण कर लेता है। ठीक है, इसमें अगर देखा जाए तो इस अवस्था में शरीर के जितने भी अंग हैं, चाहे वो हाथ हुआ, भुजाएं हुई, सिर हुआ, पैर हुआ, नाक कान हुआ, कोई भी चीज़ें हुई इस तरीके से, जो जैसे कि धड़ की बात किया जाए, धड़ हुआ, ये सभी अगर अनुपात में देखा जाए तो लगभग सभी एक अनुपात में, एक रेशियो में विकसित हो जाते हैं। ठीक साथियों, अगली बात हम लोग करेंगे त्वचा तथा बाल की। अगली बात हम लोग त्वचा तथा बाल की करेंगे। बहुत एक विधिवत एकदम एक्सप्लेन करते हुए यहाँ आप लोगों को चीज़ें बताई जा रही हैं। आप लोग अच्छे से विधिवत नोट्स बनाते हुए इसे पढ़ा करिए। अपनी नोट्स जरूर प्रिपेयर किया करिए। अपने हाथ से लिखी हुई नोट्स जितना आप लोगों को याद रहेगी उतने हमारे द्वारा दी गई पीडीएफ नहीं याद रहेगी। ठीक साथियों, इसीलिए मैं पीडीएफ जल्दी देने का काम आप लोगों को नहीं करता जब तक आप लोगों की डिमांड न आए। ठीक साथियों, चलिए अगली हम लोग बात करेंगे त्वचा तथा बाल का विकास किशोरावस्था में किस प्रकार से होता है। चौथी बात करेंगे हम लोग किशोरावस्था में त्वचा तथा बाल का विकास किस प्रकार से होता है। त्वचा तथा बाल साथियों, किशोरावस्था में त्वचा तथा बाल की अगर बात करें तो इस अवस्था में चेहरे की बनावट में आश्चर्यजनक परिवर्तन आता है। किशोरावस्था में अगर बात करें तो त्वचा तथा बाल की अगर बात करें तो चेहरे की बनावट में आश्चर्यजनक परिवर्तन आता है, आश्चर्यजनक परिवर्तन दिखाई पड़ता है। बालिकाओं की त्वचा में निखार आ जाता है। अगर बात करें किशोरावस्था में तो बालिकाओं की त्वचा में भी निखार आने लगता है। साथ ही साथ साथियों, बालकों के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आ जाने के कारण उनके चेहरे की कोमलता समाप्त हो जाती है। बालकों के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आ जाने के कारण बालकों के चेहरे की जो कोमलता होती है वह धीरे धीरे समाप्त होने का काम हो जाती है। बालकों की अगर बात किया जाए तो बालकों की आवाज़ को कोमलता समाप्त हो जाती है, जबकि बालिकाओं की आवाज़ कोमल हो जाती है उम्र के हिसाब से। अगर इस दौरान अगर बात करें हम लोग तो बालकों में जब दाढ़ी मूंछ आ जाता है तो उनकी त्वचा की कोमलता समाप्त हो जाती है। ठीक साथियों, और लड़कियों की त्वचा में कोमलता और त्वचा में निखार आने लगता है। साथ ही साथ अगर आवाज़ की बात करें किशोरावस्था में शरीर के आवाज़ की अगर बात करें तो उस समय बालकों की आवाज़ अगर देखा जाए तो काफ़ी मोटी होने लगती है। धीरे धीरे बालकों की आवाज़ काफ़ी मोटी प्रतीत होने लगती है, मोटी सुनाई लगती है। ठीक, अर्थात उनकी आवाज़ का जो सुरीलापन होता है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। लेकिन अगर बात करें बालिकाओं की तो वहीं उम्र के हिसाब से अर्थात किशोरावस्था के दौरान ही बालिकाओं की आवाज़ धीरे धीरे मधुर होने लगती है, कोमल होने लगती है।
ठीक साथियों, ये हम लोग बात किए। अगली हम लोग चर्चा करेंगे दांतों का विकास किस प्रकार से होता है। किशोरावस्था में दांतों का विकास किस प्रकार से होता है। दांतों के विकास की अगर साथियों हम लोग बात करें तो किशोरावस्था में दांतों का विकास समान रूप से तो नहीं होता, इसमें व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। ठीक, इसमें किशोरावस्था में दांतों का विकास एक समान नहीं होता, इसमें व्यक्तिगत रूप से भिन्नता पाई जाती है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो सामान्यतः 13 वर्ष के आयु तक बालकों में लगभग 27 से 28 दांत निकल आते हैं। 13 वर्ष की उम्र तक अगर बात करें, 13 वर्ष की आयु तक अगर हम लोग बात करें तो बालकों में 27 से 28 दांत उगाते हैं। कितने? 27 से 28 दांत उगाते हैं। लेकिन अगर वहीं पे हम लोग बात करें कि जो शेष 4 दांत का विकास किशोरावस्था में होता है, शेष 4 दांतों की अगर बात करें तो शेष 4 दांतों का विकास किशोरावस्था में होता है। ठीक साथियों, किशोरावस्था 13 से 21 तक, तो जो शेष 4 दांत होते हैं, शेष 4 दांतों का विकास किशोरावस्था में होता है, किशोरावस्था में होता है। ठीक साथियों, दांतों की अगर बात किया जाए तो 13 वर्ष की आयु तक बालकों में सामान्यतः अगर देखा जाए तो 13 वर्ष की आयु तक बालकों में 27 से 28 दांत उगाते हैं। लेकिन अगर जो शेष 4 दांत बचे होते हैं, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 32 दांत होते हैं, तो जो शेष 4 दांत बचे होते हैं इनका विकास किशोरावस्था के दौरान हुआ करता है। कब होता है? किशोरावस्था के दौरान हुआ करता है। अब साथियों हम लोग अगली बात करेंगे कि मांसपेशियों का विकास किशोरावस्था में किस प्रकार से होता है। मांसपेशियों का विकास, मांसपेशियों के अगर विकास की बात किया जाए साथियों किशोरावस्था में, तो किशोरावस्था में मांसपेशियों का विकास तीव्र गति से होता है। किशोरावस्था में मांसपेशियों का विकास तीव्र गति से होता है। साथ ही साथ लगभग 15 वर्ष की आयु तक मांसपेशियों का वजन शरीर के वजन का 33% हो जाता है। 15 वर्ष की अवस्था तक अगर बात किया जाए, 15 वर्ष की अवस्था तक अगर बात किया जाए तो संपूर्ण वजन का कितना, संपूर्ण वजन की अगर बात किया जाए तो संपूर्ण वजन का 33%, संपूर्ण वजन का 33% मांसपेशियों का विकास हो जाता है। किशोरावस्था में मांसपेशियों के विकास की बात किया जाए तो 15 वर्ष की अवस्था तक संपूर्ण वजन का 33% विकास मांसपेशियों का हो जाया करता है। ठीक साथियों, अगर बात किया जाए तो उसके बाद प्रति वर्ष लगभग 11% की वृद्धि होती है। इसके पश्चात की अगर बात किया जाए तो प्रत्येक वर्ष 11% की वृद्धि होती है। 11% मांसपेशियों का विकास होता है। इसके बाद मांसपेशियों के विकास की बात किया जाए तो 15 वर्ष तक संपूर्ण वजन का 33% मांसपेशियों का विकास, उसके बाद जो शेष बचा हुआ होता है प्रत्येक वर्ष 11% मांसपेशियों का विकास किशोरावस्था में हुआ करता है। ठीक साथियों, और अगर अगली बात करें हम लोग तो मांसपेशियों के विकास शरीर को सुडौलापन ही प्रदान करता है और भार में वृद्धि भी करता है। ये तो हम लोग सभी जानते हैं कि मांसपेशियां जब शरीर में वृद्धि करती हैं तो शरीर सुडौल और अच्छा और सुंदर दिखने लगता है। ठीक, मांसपेशियों के विकास होने के साथ साथ अगली हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे कि जो विभिन्न शारीरिक अंगों का विकास होता है वो किस प्रकार से होता है। विभिन्न शारीरिक अंग, 7वां हम लोग बात करेंगे विभिन्न शारीरिक अंगों का विकास। विभिन्न शारीरिक अंगों के अगर विकास की बात करें साथियों तो शरीर के विभिन्न अंगों का विकास किशोरावस्था में पूर्ण हो जाता है। शरीर के विभिन्न जो शारीरिक अंग होते हैं उनका विकास किशोरावस्था में पूर्ण हो जाता है, साथ ही वे अनुपात में आ जाते हैं। हृदय 20 वर्ष की आयु तक पूर्ण विकसित हो जाता है। अगर हृदय की बात करें तो हृदय 20 वर्ष की आयु तक, हृदय की बात करें तो हृदय 20 वर्ष की आयु तक विकसित हो जाता है।
ठीक है। हृदय 20 वर्ष के आयु तक विकसित हो जाता है। हड्डियां, मांसपेशियां, ज्ञानेंद्रियां, फेफड़े जन्म की अपेक्षा 20 गुना अधिक बढ़ जाते हैं। हृदय और मांसपेशियां, ज्ञानेंद्रियां, इस तरीके की चीज़ों की अगर बात करें तो जन्म के अपेक्षा 20 गुना बड़े हो जाते हैं। 20 गुना बड़े हो जाते हैं। कितना? 20 गुना। कौन? हड्डियां, मांसपेशियां, ज्ञानेंद्रियां, इन चीज़ों की अगर बात करें हम लोग, साथ ही साथ हड्डियों की बात करें, फेफड़ा की बात करें, तो ये जन्म से 20 गुना अधिक बड़े हो जाते हैं। साथ ही साथ साथियों अगर हम लोग बात करें तो अस्थियां जन्म के समय 270 होती हैं। अस्थियों की अगर बात करें तो जन्म के समय यह 270 होती हैं, जो 14 वर्ष की आयु में बढ़कर 350 हो जाती हैं। अस्थियों की बात करें जन्म के समय 270 हुआ करती हैं। कितना? 270। लेकिन अगर वहीं पे हम लोग बात करें 14 वर्ष की आयु से ऊपर अगर बात करेंगे, 14 वर्ष की आयु से ऊपर, 14 वर्ष से ऊपर की अगर बात करें तो 14 वर्ष से ऊपर की अगर बात करेंगे तो यही बढ़कर 350 हो जाती हैं। कितना? 350 हो जाया करती हैं 14 वर्ष से ऊपर की अगर बात करेंगे। और अगर बात करें फिर जब प्रौढ़ावस्था से आता है आदमी, प्रौढ़ावस्था में आता है तो यह घटकर पुनः 206 हो जाती हैं। प्रौढ़ावस्था में ये पुनः घटकर कितना? 206 हो जाया करती हैं। प्रौढ़ावस्था में ये पुनः घटती हैं और 206 हो जाती हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है ये भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अस्थियों की अगर बात किया जाए विकास की, तो अस्थियां जन्म के समय 270 होती हैं, लेकिन अगर उसके 14 वर्ष से ऊपर जब इंसान आता है, जब मनुष्य आता है या बालक आता है, किशोरावस्था में जब 14 वर्ष से ऊपर आता है तो उनकी अस्थियां 350 हो जाया करती हैं। लेकिन जैसे ही वो प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करता है तो ये पुनः घटकर 206 हो जाती हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है? अगर हम लोग इसकी बात करें तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि छोटी और कोमल अस्थियां आपस में मिलकर दृढ़ हो जाती हैं। जो छोटी अस्थियां होती हैं, छोटी और बड़ी अस्थियां, ये सभी आपस में मिलती हैं और सुडौल हो जाती हैं, अर्थात दृढ़ होती हैं, मजबूत होती हैं। इस वजह से ये घट जाती हैं। 270 होती हैं, फिर बढ़ती हैं तो 350। लेकिन बाद में जो छोटी बड़ी अस्थियां होती हैं ये आपस में मिलती हैं प्रौढ़ावस्था के आते आते, जिसके बाद ये इनकी घटकर संख्या 206 हो जाया करती है, जिससे उनकी संख्या कम होती है। साथ ही साथ अस्थियों के विकास पर पौष्टिक भोजन और व्यायाम का प्रभाव पड़ता है। अस्थियों के विकास पर पौष्टिक भोजन और व्यायाम का भी प्रभाव पड़ता है। ये हम लोग विभिन्न अंगों के बारे में बात किए। विभिन्न अंगों के, शारीरिक अंगों की अगर विकास की बात किया जाए तो हृदय की बात करें तो हृदय 20 वर्ष की अवस्था तक अपनी संपूर्ण आकार को प्राप्त कर जाता है। हृदय 20 वर्ष की अवस्था तक अपनी संपूर्ण आकार को प्राप्त कर लेता है। ठीक साथियों, लेकिन वहीं अगर हम लोग बात करें हड्डियां, मांसपेशियां, ज्ञानेंद्रियां, फेफड़ों की बात करें तो ये जन्म के समय की अपेक्षा देखा जाए तो ये 20 गुना बढ़ चुकी होती है। कब? किशोरावस्था में। जन्म के अगर तुलना किया जाए तो किशोरावस्था में 20 गुना बढ़ चुकी होती है। ज्ञानेंद्रियां, फेफड़े, ये सब इत्यादि हड्डियां वगैरह, मांसपेशियों की बात करें। लेकिन अगर यहीं अस्थियों की बात करें तो अस्थियां जन्म के समय 270 होती हैं, लेकिन 14 वर्ष से ऊपर जब बालक जाता है तो उसकी, बालक या बालिका, तो उसकी जो है अस्थियों की संख्या 350 हो जाती है। लेकिन जैसे ही वह प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करता है तो इनकी संख्या घटकर 206 हो जाती है। 206 ऐसा क्यों होता है? 206 होने का कारण यह है कि बाद में जो छोटी और बड़ी अस्थियां होती हैं, छोटी और बड़ी जो अस्थियां होती हैं उनका आपस में मिलन हो जाता है। उनका जब आपस में मिलन हो जाता है तो वही अस्थियां मजबूत होती हैं, सुडौल होती हैं। ठीक, मजबूत होती हैं, सुडौल होती हैं, जिसके कारण उनकी संख्या घटकर 206 हो जाया करती है। ठीक साथियों, अब हम लोग अगली बात करेंगे कि शारीरिक परिवर्तन किस प्रकार से होता है। क्या किसकी बात करेंगे? शारीरिक परिवर्तन की। शारीरिक परिवर्तन की साथियों हम लोग बात करेंगे।
8वीं बात करेंगे हम लोग शारीरिक परिवर्तन। शारीरिक परिवर्तन की अगर साथियों बात करें तो किशोरावस्था में यौन संबंधी महत्वपूर्ण शारीरिक परिवर्तन होते हैं। किशोरावस्था में यौन संबंधी महत्वपूर्ण शारीरिक परिवर्तन हुआ करते हैं। साथ ही साथ साथियों अगर बात करें तो अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये जो परिवर्तन होते हैं इन्हें 2 श्रेणी में बांटा गया है। 2 श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं इसकी बात करें तो पहले श्रेणी है यौन संबंधी मुख्य परिवर्तन। यौन संबंधी मुख्य परिवर्तन। यौन संबंधी मुख्य परिवर्तन। लेकिन अगर दूसरी हम लोग बात करें तो यहीं पे कहते हैं यौन संबंधी गौण परिवर्तन। 2 भागों में बांटा गया है। पहला हुआ यौन संबंधी मुख्य परिवर्तन, दूसरा हुआ यौन संबंधी गौण परिवर्तन। यौन संबंधी गौण परिवर्तन। ठीक साथियों, ये हम लोग किशोरावस्था में शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है इसकी हम लोग चर्चा किए। अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं कि किशोरावस्था में मानसिक विकास किस प्रकार से होता है। क्या किशोरावस्था में मानसिक विकास किस प्रकार से होता है हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। शारीरिक परिवर्तन की हम लोग शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है इसकी चर्चा हम लोग कर लिए। अब मानसिक विकास किस प्रकार से होता है इसकी भी चर्चा हम लोगों को करना है। मेंटल डेवलपमेंट, किशोरावस्था में मानसिक विकास। मेंटल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट की बात करें साथियों तो मानसिक विकास का केंद्र बिंदु बुद्धि होता है। मानसिक विकास के अगर केंद्र बिंदु की बात किया जाए तो बुद्धि मानसिक विकास का मुख्य केंद्र होता है। कौन? बुद्धि। इंटेलिजेंसी जो होती है ये मानसिक विकास का मुख्य केंद्र होता है। साथियों इसी से मानसिक सजगता आती है, किससे? बुद्धि से ही मानसिक सजगता भी आया करती है। साथ ही साथ साथियों बात करें तो एक सामान्य बुद्धि बालक मंद बुद्धि बालक की तुलना में अपने वातावरण के साथ आसानी से समायोजित स्थापित कर लेता है। एक तीव्र बुद्धि का बालक एक मंद बुद्धि के बालक की अगर बात करें तो ये दोनों आपस में आसानी से समायोजन स्थापित कर लेते हैं। लेकिन इसी में जो हमारे महान विद्वान हैं साइकोलॉजिस्ट हरलाक जी इसके लिए क्या कहते हैं? हरलाक का मानसिक विकास के प्रति क्या मत है इनकी बात करें। ये कहते हैं कि मानसिक दृष्टि से परिपक्व व्यक्ति वह है जो बौद्धिक रूप से चरम सीमा तक पहुंच चुका होता है। मानसिक दृष्टि से परिपक्व व्यक्ति मानसिक दृष्टि से परिपक्व व्यक्ति वह है जो बौद्धिक रूप से चरम सीमा वह है जो बौद्धिक रूप से चरम सीमा तक पहुंच चुका है। बौद्धिक रूप से चरम सीमा पर पहुंच चुका है।
चरम सीमा पर पहुंच चुका है। हरलाल जी कहते हैं कि मानसिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो मानसिक दृष्टि से परिपक्व व्यक्ति कौन है, इसके बारे में ये बताया। कौन? हरलाल जी ने बताए कि मानसिक दृष्टि से परिपक्व व्यक्ति वही व्यक्ति है जो बौद्धिक रूप से चरम सीमा तक पहुंच चुका है। बौद्धिक रूप से चरम सीमा तक पहुंच चुका है, ऐसा हरलाल जी का मत है। अब इसी में अगर बात करें तो जेम्स ड्रेवर जी क्या कहते हैं? जेम्स ड्रेवर जी कहते हैं, जेम्स ड्रेवर की बात करें तो जेम्स ड्रेवर जी कहते हैं कि मानसिक विकास को परिभाषित करते हुए लिखा है जेम्स ड्रेवर जी ने कि व्यक्ति के जन्म से लेकर परिपक्वतावस्था तक, व्यक्ति के जन्म से लेकर परिपक्वता अवस्था तक व्यक्ति के जन्म से लेकर परिपक्वतावस्था तक की मानसिक क्षमताओं एवं मानसिक कार्यों तथा मानसिक कार्यों के उत्तरोत्तर प्रकटन एवं संगठन के उत्तरोत्तर प्रकटन एवं संगठन की प्रक्रिया को मानसिक विकास की प्रक्रिया को मानसिक विकास की प्रक्रिया मानसिक विकास की प्रक्रिया कहा जाता है। साथियों, अगर हम लोग बात करें कि मानसिक विकास किस प्रकार से होता है और मानसिक विकास की हम लोग बात कर रहे हैं कि मानसिक विकास के लिए कौन कौन से विद्वानों ने अपने क्या क्या मत दिए हैं, तो साथियों मानसिक विकास की अगर हम लोग बात करें तो मानसिक विकास के लिए हरलाल जी कहते हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, हरलाल जी कहते हैं कि मानसिक दृष्टि से परिपक्व व्यक्ति वही व्यक्ति है, मानसिक दृष्टि से परिपक्व व्यक्ति वही व्यक्ति है जो बौद्धिक रूप से चरम सीमा पर पहुंच चुका होता है। बौद्धिक रूप से सोचने की क्षमता की देखा जाए कि सोचने की क्षमता को बिल्कुल चरम सीमा तक अपने पहुंचा चुका होता है, उसी के मानसिक विकास को उसी को मानसिक विकास कहते हैं। किशोरावस्था में मानसिक विकास किस प्रकार से होता है इसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ ये हरलाल जी का मत हुआ। इन्हीं के साथ साथ जेम्स ड्रेवर जी ने क्या कहा? जेम्स ड्रेवर जी कहे कि व्यक्ति के जन्म से लेकर, ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति के जन्म से लेकर परिपक्वतावस्था तक, कब तक? परिपक्वतावस्था तक अर्थात किशोरावस्था तक की मानसिक क्षमताओं को, इस परिपक्वता अवस्था तक जितनी भी उसकी मानसिक क्षमता होती है, अभी तक जो जो चीज़ें हैं उसके मतलब माइंड में जो जो एटमॉस्फेयर रहा है, जो जो वातावरण रहा है, जिन जिन स्थितियों को, जिन जिन परिस्थितियों को वो झेलता आया है, इन सभी मानसिक क्षमताओं की यहाँ बात कर रहा है कि इन परिपक्वता अवस्था तक की सभी क्षमताओं तथा मानसिक कार्यों को, कि वो उन सभी स्थितियों परिस्थितियों को अपने दिमाग से किस प्रकार से सोचा और उसके बाद कार्यों को किया, उसके बाद वो कार्यों को किया, किसी मानसिक कार्यों के उत्तरोत्तर प्रकटन, उत्तरोत्तर मतलब मानसिक कार्यों को किस प्रकार से उत्तर देकर प्रकट किया, एवं संगठन की प्रक्रिया, संगठित कैसे किया, संगठन की प्रक्रिया को मानसिक विकास की प्रक्रिया कहते हैं। फिर से समझिएगा, जेम्स ड्रेवर जी कहते हैं
कि व्यक्ति के जन्म से लेकर परिपक्वता अवस्था तक की मानसिक क्षमता, परिपक्वता अवस्था तक की जितनी भी उसकी मानसिक क्षमता थी, साथ ही साथ मानसिक कार्यों के उत्तरोत्तर प्रकटन, मानसिक कार्यों का किस प्रकार से वो उत्तर को प्रकट किया, मानसिक कार्यों से किस प्रकार से उत्तर को प्रकट किया, तथा साथ ही साथ संगठित करने की भी प्रक्रिया को किया, संगठित करने का भी कार्य किया। इसी प्रक्रिया को मानसिक विकास की प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक साथियों, हम लोग किशोरावस्था में मानसिक विकास किस प्रकार से होता है, इसके बारे में कौन कौन से विद्वानों ने अपने क्या क्या मत दिए, इस पे हम लोग चर्चा किए। अब हम लोग क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। इसके बाद हम लोग यहीं से इसी के जस्ट बाद से हम लोग आगे बात करेंगे मानसिक विकास की किस विशेषता क्या क्या है, मानसिक विकास की विशेषता क्या क्या है, इस पे हम लोग कल की क्लास में चर्चा करेंगे। कौन सी अवस्था में मानसिक विकास की क्या क्या विशेषता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्लास ज़्यादा लंबी ना हो, इस वजह से इसे आप लोग अच्छे से विधिवत नोट्स बनाते हुए, अपने हाथ से लिखी हुई नोट्स, अपने हाथ के द्वारा लिखी हुई नोट्स अच्छे से विधिवत वीडियो को देखिएगा। वीडियो को उसके बाद देखने के बाद अपने हाथ से एक एक चीज़ अच्छे से जैसे जैसे मैंने डिस्क्राइब किया अपनी विधिवत नोट्स तैयार करिएगा। अपने हाथ से लिखी हुई नोट्स बहुत ही कारगर होती है। या आप मान लीजिए कि रिवीजन करने में इतनी हेल्प मिलती है अपने हाथ से लिखी हुई नोट्स कि मैं उसकी व्याख्या नहीं कर सकता साथियों। ठीक, तो अपने हाथ से नोट्स को लिखिएगा। उसके बाद इसको हमें डेली एक बार दो बार पलटते हुए इसका रिवीजन करिएगा, तभी इसका बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा। बिल्कुल रिवीजन करिएगा, रिवीजन में बिल्कुल कोताही मत करिएगा, ये आप लोग समझ लीजिए। रिवीजन पढ़ाई में, रिवीजन या किसी भी चीज़ में रिवीजन अत्यंत आवश्यक है। ठीक, रिवीजन को जरूर करिएगा। साथ ही साथ अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करिएगा, अच्छी न लगी हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। मेरे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही साथ क्लास को इतना ज़्यादा शेयर करिए, अपने क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि विद्यार्थी तक YouTube चैनल की प्रत्येक क्लास प्रत्येक विद्यार्थियों तक पहुंच सके। विद्यार्थी तक YouTube चैनल की क्लास प्रत्येक विद्यार्थियों तक पहुंच सके जिसको इसकी आवश्यकता है। ठीक साथियों, पूरे मेहनत के साथ यहाँ पढ़ाई की जा रही है। ठीक साथियों, तो ठीक है, क्लास को फिर हम लोग ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसी से हम लोग बात करेंगे कि मानसिक विकास की क्या क्या विशेषता है, इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक साथियों, तो ठीक है, क्लास को ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।